नमस्कार। आज अपन राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। लास्ट जो वीडियो अपन ने डाला था उसमें अपन ने बात की थी राजस्थान के प्राचीन मानव सभ्यता स्थलों के बारे में। आज अपन बात करेंगे ऐतिहासिक स्रोत, जिसके अंदर अपन कुछ साहित्यिक ग्रंथों की बात करेंगे, कुछ अभिलेखों की भी बात करेंगे और कुछ इससे रिलेटेड कुछ साहित्यकार इतिहासकारों की भी अपन बात करेंगे। आइए तो सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल है। पूछा जा रहा है कि राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, अभिलेख, सिक्के, साहित्यिक ग्रंथ या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। अपन अगर देखें तो राजस्थान के इतिहास को जानने के इस प्रमुख स्रोत के अंदर जो चर्चा आती है उसके अंदर अपन बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोतों में। तो अभिलेख जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं ये भी अपने इतिहास को जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, इंस्क्रिप्शंस। दूसरा है आपके सामने वो है क्या, सिक्के, कॉइन्स। एक आता है साहित्यिक ग्रंथ, लिटरेचर। ये तीनों ही इतिहास को जानने के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माने गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने वो है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। पूछा जा रहा है अभिलेखों का जो अध्ययन है ये क्या कहलाता है। देखिएगा, इसका ऑप्शंस है न्यूमिस्मेटिक, बी एपिग्राफी, सी आर्कियोलॉजी या डी रेडियोलॉजी। ध्यान रखिएगा, अपन अगर इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही जो आंसर है अभिलेखों के अध्ययन का वो है एपिग्राफी। एपिग्राफी जो है वो अभिलेखों का अध्ययन होता है, जबकि न्यूमिस्मेटिक जो होता है वो कहलाता है सिक्कों का अध्ययन। किसका? सिक्कों का अध्ययन। जबकि एक आपके सामने दे रखा है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी है ये पुरातत्व से संबंधित होता है। पुरातत्व जो विभाग होता है इसको कहा जाता है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। जबकि रेडियोलॉजी जो है ये रेडियोलॉजी अपन किसी भी समय को जानने के लिए प्रयोग में लेते हैं। जैसे कि एक C14 कार्बन डेटिंग पद्धति है जिसके माध्यम से अपन क्या करते हैं, किसी इस चीज़ का टाइम पीरियड निकालते हैं। एक समय के अनुसार एक चीज़ पर, किसी भी वस्तु पर क्या होता है, कार्बन की जो परत जमती रहती है उसी कार्बन की पद्धति से अपन क्या करते हैं, उस वस्तु का जो समय है वो निकाल कर देखते हैं, जिसको कहा जाता है कार्बन डेटिंग पद्धति। ठीक है, कार्बन डेटिंग पद्धति की अगर अपन जनक की बात करें जिसने इसकी खोज की थी तो उनका नाम था डॉक्टर विलियम डिग्बी। विलियम डिग्बी जिन्होंने इस कार्बन डेटिंग पद्धति की खोज की थी। तो ध्यान रखिएगा, अपन सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें, अपन हड़प्पा सभ्यता की बात करें, जो भी अपने पास इंस्क्रिप्शंस निकलते हैं शिलालेख, तो उनके ऊपर कार्बन की परत जम जाती है और उसी कार्बन की परत के माध्यम से क्या करते हैं, C14 के माध्यम से अपन उसके डेट निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने वो है, राजस्थान के उस अभिलेख का चुनाव करें जिसमें राजस्थान शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ है। तो प्रथम बार प्रयोग जिस शिलालेख में किया गया है उस शिलालेख के बारे में पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, आठपुर लेख, बी बैराठ, सी बसंतगढ़ या डी अचलगढ़। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के संबंध में जो राजस्थानादित्य जो शब्द है उसका उल्लेख मिलता है आपके सी ऑप्शन बसंतगढ़ में, जो लगभग 625 ईस्वी का है। ठीक है, ये बसंतगढ़ शिलालेख जो है वो आपको मिलता है सिरोही में। कहाँ मिलता है? सिरोही में। सिरोही में एक मंदिर है जिसमें नाम दे रखा उसको भीमल माता, कई जगह इसी को कह रखा है सीमल माता, कई जगह इसको दे रखा है भीमल माता, सीमल माता या फिर खीमल माता। अर्थात ये किसी मंदिर के अंदर लगी हुई शिला पर उत्कीर्ण किया गया है, जिसका टाइम पीरियड दे रखा है आपके क्या, 625 ईस्वी। इसी 625 ईस्वी के शिलालेख के अंदर राजस्थान के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है और वो कर रखा है राजस्थानियादित्य। राजस्थानियादित्य। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा कि राजस्थानियादित्य शब्द जो है वो किस शिलालेख में लिखा गया है राजस्थान के संदर्भ में, तो वो दे रखा है आपके बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के उस शिलालेख के बारे में बताइए जिसमें भागवत धर्म का प्रथम उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया था कि भागवत धर्म का उल्लेख जो है वो सर्वप्रथम किस शिलालेख में मिलता है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, बरली शिलालेख, घटियाला, गोसुंडी या फिर मंडोर। इसका सही आंसर है आपके सी, गोसुंडी शिलालेख, जो कि लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के इस लेख में पहली बार राजस्थान के अंदर कौन से धर्म का, भागवत धर्म अर्थात वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड कुछ बातें बताई गई है। भगवान विष्णु को मानने वाला जो संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय, उसके बारे में जानकारी दी गई है। भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखित साक्ष्य गोसुंडी शिलालेख में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्न में से किस ताम्रलेख से विदित होता है। ताम्रलेख पूछा जा रहा है जिसमें रानी कर्मवती ने जौहर से पूर्व क्या किया था, भूमि निदान। देखिएगा, इसमें ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, आहड़ ताम्रलेख, खेरोदा ताम्रलेख, पुर ताम्रलेख या फिर पारसोलेख। इसका सही आंसर जो है वो है पुर ताम्रलेख। सॉरी ताम्रलेख की अगर बात करें तो ताम्रलेख जो है इनको दानपत्र लेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दानपत्र लेख। इतिहास को जानने के संबंध में ये भी एक महत्वपूर्ण सोर्स आता है जिनको अपन अभिलेखों की श्रेणी में रखते हैं। ताम्रपत्र लेख को दानपत्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या किया जाता है, जो दान में दी गई चीज़ें हैं, जैसे भूमि की बात करो, चाहे तुलादान की बात करो, तुलादान बोला जाए तो शरीर से संबंधित, शरीर को तोला जाता है, शरीर से रिलेटेड जितना भी उनका वजन होता है उसी वजन के अनुसार मुद्राएं जो है वो बांटी जाती है। किसी को फल बांटे जाते हैं, उसको कहा जाता है तुलादान। तो पूर्व ताम्रलेख जो है 1535 ईस्वी का मिला है। इस 1535 ईस्वी के पूर्व ताम्रलेख से ये विदित होता है हमें कि रानी जो कर्मावती थी, जिनको हाड़ी रानी भी कहा गया है, हाड़ी रानी द्वारा क्या किया गया था, बहादुर शाह के जब चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था 1534 और 1535 वाला, तो इस आक्रमण से पूर्व रानी कर्मावती ने क्या किया था, कुछ भूमि जो थी वो ब्राह्मणों को दान में दी थी। तो उससे संबंधित जो जानकारी है वो हमें मिलती है किससे, पूर्व ताम्रलेख से। तो ये जो ताम्रलेख है वो कब है, 1535 का। यानी कि रानी कर्मावती ने क्या किया था, जौहर करने से पहले भूमि अनुदान में दी थी। एक चीज़ और, आप प्राचीन भारत के इतिहास में आपने नाम सुना होगा सातवाहन वंश का। उस सातवाहन वंश की अपन बात करें तो सातवाहन वंश के अंदर इसी प्रकार की जो भूमि अनुदान दी जाती थी, ठीक है, सातवाहन वंश में। तो सातवाहन वंश के अंदर जिस प्रकार से ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान दी जाती थी, उस भूमि अनुदान को कहा गया है अग्रहार। क्या कहा गया है, अग्रहार। तो अग्रहार क्या है, तो ब्राह्मणों को दी गई भूमि अनुदान में सातवाहन वंश के दौरान अग्रहार कहलाती थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो राजस्थान में मिली हुई जो कुषाणकालीन मुद्राएं हैं उनको क्या कहा गया है, धरण, कारशापण, मुरंडा या फिर गण। कुषाणकालीन जो मुद्राएं मिली हुई है उन मुद्राओं को कहा गया है क्या, मुरंडा। मुरंडा जो है इनको कहा गया कुषाणकालीन मुद्राओं को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है वो है कि राजस्थान में सबसे अधिक गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, रेड, बी बयाना, सी नगर, डी बैराट। इसका सही आंसर जो है वो है आपके बयाना। बयाना पड़ता है आपके भरतपुर में। तो बयाना भरतपुर के अंदर लगभग 3075 सिक्के प्राप्त हुए हैं जो सोने से निर्मित है, और ये सभी सिक्के जो है वो गुप्त काल से रिलेटेड हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था कि गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का जो ढेर है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। स्वर्ण सिक्कों का जो ढेर प्राप्त हुआ है वो हमें बयाना से हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्न में से किन शासक के राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए गए थे।
राजा रानी समझते हो, राजा और रानी यानी कि एक सिक्का जिसके ऊपर राजा का और दूसरी सिक्के मतलब एक सिक्का जिसके दूसरी साइड में दिखा हुआ है रानी का नाम। तो ऐसे सिक्के जो थे वो अल्लट अर्थात आलू रावल ने भी चलाए थे और अजयराज चौहान ने भी चलाए थे। तो इसका सही आंसर है आपके ए और बी। अल्लट जिसकी पत्नी थी हरिया देवी। कौन थी? हरिया देवी। इस हरिया देवी जो कि हूणों की राजकुमारी थी, हूण जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें नाम आता है मेहरकुल का, तोरबाण का, ये सारे हूण शासक थे। तो हूणों की पुत्री थी जिसका नाम था हरिया देवी। इस हरिया देवी के साथ अल्लट का विवाह हुआ था और ये राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह, ठीक है। तो अल्लट ने किया था हरिया देवी के साथ। अगर इसी तरह से अपन बात करें भारत का पहला, तो भारत का जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था वो किया था चंद्रगुप्त ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त ने। और किसके साथ किया था? तो यूनानी जो स्त्री थी जिसका नाम था हेलेना, इस हेलेना के साथ इन्होंने ये विवाह किया था, जिससे कालांतर से क्या हुआ था? जस्टिन नामक पुत्र का जन्म हुआ था। जस्टिन। हेलेना जो थी वो सेल्यूकस निकेटर जो था उसकी पुत्री थी। किसकी थी? सेल्यूकस निकेटर की। आप सभी को वैसे तो इस बारे में पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, वो दे रखा है गण मुद्रा क्या है? गण मुद्रा, तो क्वेश्चन में जो आपकी पूछा है वो है गण मुद्रा। ध्यान रखिएगा, इससे पहले अपन ने बात की थी वो थी कोषाणकालीन जो मुद्राएं थी उनको कहा गया था मुंडा, जबकि ये पूछा गया गण मुद्रा। तो ध्यान रखिए गण मुद्रा जो है वो रेड से प्राप्त होने वाले तांबे के जो सिक्के हैं उनको कहा गया है, ठीक है। तो तांबे के सिक्के हैं उनको क्या कहा गया है? गण। और ये कहाँ से प्राप्त हुए? रेड। और रेड पड़ता है आपके कहाँ पर? टोंक में। क्या पड़ता है? टोंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने सनद। सनद क्या है? अगर अपन सनद की बात करें तो इसमें ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है। एक प्रकार का स्वीकृति पत्र, दूसरा राज्य के अधिकारी के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार, तीसरा होने वाले पत्र व्यवहार, या डी राजा द्वारा भेजे अधीनस्थ को दिए गए आदेश। अगर अपन बात करें इसकी तो इसका जो सही आंसर है तो आपके सामने वो क्या है? एक प्रकार का स्वीकृति पत्र। क्या है? एक प्रकार का स्वीकृति पत्र। राज्य द्वारा या मूल भाषा द्वारा दी गई स्वीकृति जो थी, चाहे वो भूमि के संबंध से रिलेटेड हो या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, उनको कहा हुआ सनद। इसी प्रकार से आपके सामने कुछ एक चीज़ें आ जाती है, जैसे कि अपन बात करें कि राजा द्वारा जो अपने अधीनस्थ अधिकारी को दिए गए आदेश होते थे, राजा द्वारा दिए गए अपने अधीनस्थ अधिकारी को जो आदेश थे उनको कहा जाता था परवाना। क्या कहा जाता था? परवाना। ये सारे सर अपने अभिलेखित सोर्स के अंदर आते हैं। एक आपके सामने दे रखा है ऑप्शंस, वो दे रखा है दो राजाओं के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता था? तो दो राजाओं जो है ये अगर आपस में पत्र व्यवहार करते इसको कहा जाता था खरीदा। ये राजस्थान के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं कि दो राजाओं के बीच में होने वाले पत्र व्यवहार को तो वो कहलाता था खरीदा। जबकि राजा द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई सेनापति हो या कोई कोष मंत्री हो, उनको अगर कोई आदेश जारी किया जाता था तो उनको क्या कहा जाता था? परवाना। इसी प्रकार से राज्य के अधिकारियों के बीच में जब दो राज्य के अधिकारी होते हैं या फिर एक ही राज्य के दो अधिकारी हैं तो उनके बीच में अगर कोई पत्र व्यवहार होता है तो उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था रुक्का। क्या कहलाता था? रुक्का। जैसे कि राज्य के दो अधिकारी की अपन बात करें, एक अपने मुख्यमंत्री को मान लीजिएगा, एक राज्यपाल को मान लीजिएगा, ये दोनों ही के बीच में अगर कोई बात हो रही है पत्र के माध्यम से तो उसको आप रुक्का कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि राजस्थान का प्रथम संग्रहालय पूछा गया है। राजस्थान का प्रथम संग्रहालय जो है वो कहाँ पर है? ऑप्शन आपके सामने जो दे रखा है वो दे रखा है केंद्रीय संग्रहालय जयपुर, दूसरा दे रखा है आपके सामने वो दे रखा है राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग जयपुर, तीसरा है
राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, और डी दे रखा है अरबी फारसी शोध संस्था टोंक। सही आंसर जो है इसका वो है क्या, केंद्रीय संग्रहालय जयपुर, जिसकी स्थापना प्रिंस एल्बर्ट द्वारा की गई थी 1897 के आसपास, सॉरी 76 के आसपास, 1876 में। इसी के माध्यम से जो ये स्थापना की गई थी, तो इसीलिए एल्बर्ट द्वारा की गई थी, इसलिए इसको कहा गया था क्या, एल्बर्ट हॉल। और यही एल्बर्ट हॉल जो है राजस्थान का प्रथम क्या है, संग्रहालय है। राजस्थान का प्रथम संग्रहालय जिसकी स्थापना एल्बर्ट द्वारा की गई थी, और ये जो की गई थी उस समय जयपुर के महाराजा हुआ करते थे, जिनका नाम था राम सिंह सेकंड। इन्हीं राम सिंह सेकंड के शासनकाल के दौरान देखा जाए तो 1857 की क्रांति जो थी वो देखने को मिलती है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने दे रखा है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए 1955। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1955 में, और इसका जो मुख्यालय बनाया गया था बीकानेर में। और इसी बीकानेर के साथ साथ इसकी 6 जो ब्रांच है, यानी जो 6 शाखाएं हैं, वो राजस्थान के अंदर भी कार्यरत है। इन 6 शाखाओं की अपन बात करेंगे, जिसमें एक आता है आपके अजमेर, ठीक है। अजमेर के साथ साथ आपकी आती है जयपुर शाखा। कौन सी शाखा, जयपुर। एक आती है आपके सामने, वो आती है उदयपुर। कौन सी आती है, उदयपुर। एक आती है आपके कोटा। कौन सी आती है, कोटा। एक आती है आपके अलवर। एक आती है आपके भरतपुर। कौन सी आती है, भरतपुर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये कुछ इसकी 6 ब्रांचेज थी। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना, ढोला मारूरी की अगर बात करें तो ये जो ग्रंथ लिखा है ढोला मारूरा द्वारा, ये लिखा है कवि कल्लोल द्वारा। किसके द्वारा, कवि कल्लोल। तो कवि कल्लोल ने इस ग्रंथ को लिखा। जबकि एक देखा है पाबूजीरा छंद। पाबूजीरा जो छंद है ये लिखा गया है एक लेखक जिसका नाम है बिट्ठू मेहा। बिट्ठू मेहा, बिट्ठू मेहा ने लिखा है क्या, पाबूजीरा छंद। जबकि शिशुपाल वध जो लिखा गया है वो लिखा गया आपके एक लेखक द्वारा जिसका नाम है महाकवि माघ। ये जो क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, वो दे रखा है एनाल्स का दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ। एनाल्स जिसको एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान भी कहा गया है, और इसके लेखक जो है वो आप सभी को पता है टोड, जिसको राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इन्हीं को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो थी एनाल्स। तो एनाल्स का जो प्रथम भाग था, प्रथम भाग ये 1829 के अंदर जो था प्रकाशित किया गया था, इन्होंने खुद के निजी खर्च पर। लेकिन कालांतर में इन्होंने एनाल्स का एक दूसरा भाग भी जो था उसको प्रकाशित किया था। और ये जो एनाल्स का जो दूसरा भाग था ये इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था कब, 1832 में। कब किया गया था, 1832। तो एनाल्स का दूसरा भाग जो था वो 1832 के अंदर इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसी तरह से अगर अपन बात करें 1839 की, तो 1839 के दौरान क्या हुआ था, 1839 में कर्नल जेम्स टोड जो थे इनके द्वारा एक पुस्तक जो थी वो प्रकाशित की गई थी। सॉरी, यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया। 1829 जो है 1829, इसमें एनाल्स का प्रथम जो भाग था इसको इन्होंने लिखा और फिर बाद में इसको प्रकाशित कर दिया गया था। जबकि 1832 में क्या किया था, 1832 इसका दूसरा जो संस्करण था उसको प्रकाशित किया था, ठीक है, जो इनकी मृत्यु के पश्चात, ठीक है, ये जो इनकी मृत्यु के पश्चात जो है 1839 के अंदर इनकी एक और पुस्तक थी जो क्या की थी, वो प्रकाशित की गई थी। और वो जो पुस्तक थी 1839 में, ये एक कंपटीशन एग्जाम हमारे फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के पश्चात उनकी वो कौन सी पुस्तक थी जिसका प्रकाशन उनकी पत्नी द्वारा किया गया था। तो ये 1839 के अंदर उनकी मृत्यु के पश्चात किया गया था, जिसका नाम था ट्रेवल्स इन सेंट्रल
ट्रेवल्स इन सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया तो इनके द्वारा जो है एक पुस्तक लिखी गई थी जो इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी के नेतृत्व में क्या की गई थी, प्रकाशित की गई थी 1839 में, ट्रेवल इन सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। जबकि एनल्स का दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ था, 1832। तो इसका सही आंसर कब है, क्या है, 1832। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें, 1835 में इनका वैसे डेथ हो चुकी थी, ठीक है। नेक्स्ट अपन अगर बात करें तो वो है आपके पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण जो है वो किसने लिखी। देखिएगा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, एलपी टेसीटोरी, कर्नल जेम्स टॉड और स्मिथ महोदय। स्मिथ महोदय का नाम राजस्थान के इतिहास में जुड़ता तो है, लेकिन उनका इसमें कोई ऐसा विशेष योगदान नहीं था। इसका जो सही आंसर है आपके वो दे रखा है एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी जो थे वो मूल रूप से इटली के थे। कहाँ के थे, इटली के थे। और इन्होंने इटली के होने के बावजूद भी राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए यहाँ की जो भाषा थी, रीजनल लैंग्वेज, उसके ऊपर काफ़ी सारा इन्होंने क्या किया था, सर्वेक्षण कार्य किया था। मूल रूप से अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर बीकानेर के अंदर रहे थे और बीकानेर को ही अपनी इन्होंने कर्मस्थली बनाया था। और बीकानेर के एक शासक हुआ करते थे गंगा सिंह जी। इन गंगा सिंह जी के कहने पर ही इन्होंने क्या किया था, राजस्थान के अंदर रहते हुए राजस्थान के चारण साहित्य को इन्होंने संग्रह करने का कार्य प्रारंभ कर दिया था। ध्यान रखिएगा, राजस्थानी जो है उसका व्याकरण तैयार करने का जो श्रेय किया गया है वो दिया गया है एलपी टेसीटोरी को। एक चीज़ और, फर्स्ट ग्रेड जीके के पेपर में पूछा गया था कि राजस्थान के अंदर वो कौन से इतिहासकार थे जिनका निधन बीकानेर में रहते हुआ। तो ध्यान रखना, इन्होंने बीकानेर को ही अपनी कर्मस्थली बनाया था। बीकानेर के अंदर ही इन्होंने अपने फिर बाद में गंगा सिंह जी के कहने पर चारण साहित्य के ऊपर ग्रंथ लिखा। पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण भी इन्हों के द्वारा लिखा गया था। जबकि यहीं पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो चुकी थी लगभग 1919 में। और अगर आपसे पूछा जाए तो सर्वप्रथम ये कहाँ पर आए थे, तो राजस्थान के सर्वेक्षण को गति देने के लिए, यानी कि व्याकरण भाषा के सर्वेक्षण को गति देने के लिए, राजस्थान साहित्यिक ग्रंथों को गति देने के लिए सबसे पहले कहाँ पर आए थे, ये आए थे जोधपुर रियासत में। कहाँ पर आए थे, जोधपुर। लेकिन कर्मस्थली किसको बनाया था इन्होंने, कर्मस्थली बनाया था अपने बीकानेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, उस आधुनिक इतिहासकार का नाम बताओ जिसने मारवाड़ी भाषा की टीका लिखी। तो मारवाड़ी भाषा की टीका लिखने वाले जो है उनका नाम है पंडित रामकरण आसोपा। पंडित रामकरण आसोपा जो जोधपुर से बिलोंग करते हैं। और पंडित रामकरण आसोपा ने क्या किया था, अपने एक टीका लिखी थी जो लिखी गई थी गीता पर। और गीता पर जो टीका लिखी गई वो कौन सी भाषा में लिखी गई है, मारवाड़ी। तो पंडित रामकरण आसोपा द्वारा गीता पर क्या लिखा गया था, एक टीका। और ये टीका लिखी गई है डिंगल भाषा में, सॉरी किस पे लिखी गई है, डिंगल भाषा में। अर्थात डिंगल भाषा में लिखी गई नहीं, मतलब डिंगल भाषा का इन्होंने क्या किया था, विकास किया था। और उसी डिंगल भाषा के ऊपर उन्होंने एक ग्रंथ लिख दिया। जबकि मारवाड़ी भाषा में इन्होंने क्या लिखी थी, गीता पर एक टीका लिखी थी। आसोपा ही सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मारवाड़ी भाषा का एक व्याकरण जो था वो तैयार किया था। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए तो आपको विशेष याद रखना है कि मारवाड़ी भाषा के ऊपर, देखिएगा याद रखने की सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि पंडित रामकरण आसोपा ये मारवाड़ से बिलोंग करते हैं। और मारवाड़ कहाँ पड़ता है, जोधपुर। भाई केंद्रीय राजधानी उस समय मारवाड़ों की यही थी, जोधपुर। बाकी इससे पहले अगर अपन बात करें तो नागौर जो थी, ठीक है, इससे पहले अगर देखा जाए तो नागौर जो क्षेत्र था, नागौर और पारीवाला, इसको अपन मारवाड़ के नाम से जानते थे। लेकिन कालांतर में जब अपने राव जोधदास थे उनके द्वारा जब जोधपुर शहर की नींव रख दी गई थी 1559 के अंदर, तो उस समय से जोधपुर जो रियासत थी वो राठौड़ों की क्या हो गई थी, राजधानी। तो पंडित रामकरण आसोपा जोधपुर से बिलोंग करते थे। जोधपुर को कहा जाता है मारवाड़। और मारवाड़ से बात करें तो मारवाड़ी भाषा का जो व्याकरण था वो तैयार करने वाला जो सबसे पहला व्यक्ति कौन होगा, मारवाड़ी होगा। और इन ऑप्शंस के अंदर मारवाड़ी में पंडित रामकरण आसोपा का नाम जो है वो सर्वोपरि है। हालांकि ये जो आपके ऑप्शन दे रखा है विश्वेश्वरनाथ रेऊ, ये विश्वेश्वरनाथ रेऊ भी जो थे वो मारवाड़ से बिलोंग करते थे। क्लियर। मारवाड़ के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था महाराजा सुमेर सिंह। क्या नाम था, सुमेर सिंह। उन सुमेर सिंह के दरबारी थे और उन्हीं की राज की सेवा के अंदर ये कार्यरत थे।
और फिर बाद में इतिहास की कार्यशाला देखते हुए इन्होंने इतिहास को संशोधित रूप से लिखा भी था। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो नेक्स्ट आपके और अंतिम क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, वो है कि एलपी टेस्सीटोरी की जो कर्मस्थली है वो कौन सी रही है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एलपी टेस्सीटोरी सबसे पहले जोधपुर रियासत में आए थे। सर्वप्रथम कहाँ पर आए थे? जोधपुर रियासत में। जबकि इनकी कर्मस्थली की अगर हम बात करें तो वो मैंने बताया था आपको बीकानेर, और यही बीकानेर पे इनकी मृत्यु भी हुई थी। और महाराजा गंगा सिंह जी जो थे बीकानेर के, उन्हीं गंगा सिंह जी ने इनको क्या किया था, राजस्थान के चारण साहित्य के ऊपर लिखने के लिए ऐतिहासिक सर्वेक्षण का कार्य सौंप दिया था, जिसको कालांतर में इन्होंने राजस्थान चारण साहित्य के ऊपर कुछ ग्रंथ भी लिखे थे। इस प्रकार से देखा जाए तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की सीरीज थी, जिसमें अपन ने कुछ 20 क्वेश्चंस को देखा था। इम्पोर्टेंट एग्जाम्स में पूछे जाने वाले ये सारे क्वेश्चंस हैं। उनमें से कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कई बार पूछे भी गए हैं। तो इन एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए ये जो क्वेश्चंस पेपर है जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, इनको आप एक विशेष रूप से अध्ययन कीजिएगा, और इनसे रिलेटेड कोई भी अगर आपको कोई जानकारी लगती है या किसी तथ्य ऐसे कि फैक्ट के अंदर आपको ऐसा लगता है कि सर ये हमने कहीं और पढ़ा था, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर आप करो तो बिल्कुल। आज की क्लास यहीं समाप्त।